हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 04। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 04 ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए हमको पहले ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। सारी बातें पढ़ेंगे। इसके पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको और बता देता हूं और थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर है, या इसके बाद एक और लेक्चर वो भी हम कर लेंगे, वांट ऑफ फैक्टर। और अगर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं, वहां से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और उसकी स्टडीज कर सकते हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सूर्य वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस रायपुर, ये मेरे चैनल का नाम है, इसके अंदर आप प्लेलिस्ट पे चैप्टर 2 सॉल्यूशन, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप जब जा करके सारे वीडियोस को फिर से देख सकते हो। चाहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ओपन करें, चाहे आप प्लेलिस्ट से ओपन करें, एक ही मतलब है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अपने नोटबुक में प्लीज हेडिंग डालेंगे आप सभी, क्योंकि बिना नोट्स बनाए हम इस अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस को समझने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, एक थिसिल फनल ले लेते हैं। थिसिल फनल जो कि ग्लास का बना होता है। थिसिल फनल के ये ऐसा थिसिल फनल होता है, थिसिल फनल के एक पोर्शन को ब्रेक कर देना है और यहां पे लगाना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सपोज ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो थिसिल फनल है, इस थिसिल फनल को फिट कर देना है एक बीकर या टैंक के अंदर पे। टैंक के इनसाइड ऐसे हम इसको फिट कर देंगे, जैसे कि डायग्राम में मैंने बनाए हैं, और इसको थिसिल फनल को एक स्टैंड से फिक्स कर देते हैं। वैसे इसकी नीड नहीं है समझने कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन फिर भी हम ऐसा इसको अच्छे से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस वन इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, दिस वन इज द थिसिल फनल। अब इसको हमको क्या करना है, ये जो शुगर सॉल्यूशन है उसको हमको थिसिल फनल के अंदर डिप कर लेना है। शुगर सॉल्यूशन को थिसिल फनल के अंदर ले लेते हैं हम। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन से इसको फिल कर दिए। शुगर सॉल्यूशन से फिल करने के बाद ये जो थिसिल फनल है, इसके चारों तरफ जो हमने बीकर लिया हुआ है या जो टैंक लिए हैं, इस टैंक पे हम वाटर ले लेते हैं, प्योर वाटर, यू कैन से प्योर सॉल्वेंट। और जैसे ही हम इसमें वाटर लेते हैं, दिस वन इज द प्योर वाटर एंड दिस वन इज द शुगर सॉल्यूशन। थोड़ी देर बाद जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर एक मार्किंग लगा देनी है कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस लेवल तक है। ये लेवल हमको यहां पर नोट डाउन कर लेना है, मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद जब थोड़ी देर बाद हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ये मिलता है कि जो शुगर सॉल्यूशन है इसका लेवल धीरे धीरे राइज होने लगता है, धीरे धीरे राइज होने लगता है। तो ये राइज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ के जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर एंटर कर रहे होंगे, और कोई पॉसिबिलिटीज तो है नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से इसका लेवल बढ़ रहा है। तो ये जो फिनोमिना, इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का प्योर वाटर से शुगर सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करना थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये इसको तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, ग्लास को तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये जो सॉल्यूशन है, सॉरी प्योर वाटर है, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां से एंटर कर रहे हैं और शुगर सॉल्यूशन के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम ऑस्मोसिस, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस, हम तो नहीं करवा दे, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, तो हम इसको स्पॉन्टेनियस वर्ड दे सकते हैं। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, लिखते चलेंगे प्लीज नोटबुक में, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से पार्टिकल्स, particles either from pure solvent to the solution or from dilute solution to the
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि यहां पर हमने प्योर वाटर और शुगर सॉल्यूशन लिया था। अगर हम इसके जगह पे क्या ले लें, इस बीकर को ही ले लें, और बीकर के अंदर हम यहां पर क्या ले लें बेटा, सबसे पहले हम यहां पर ले लें डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब ये भी शुगर सॉल्यूशन है, बट यहां पर सपोज कंसंट्रेशन है 2 ग्राम पर 100 ml, मतलब 2% सॉल्यूशन है। और यहां पर हम ले लेते हैं थिसिल फनल पे, सपोज हम ले लेते हैं थिसिल फनल पे हम ले लेते हैं 6% शुगर सॉल्यूशन। सब चीज सेम रहेगा, है ना। ये सेमी परिमल मेम्ब्रेन है, मैं हर एक चीज ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये भी करके देखा गया, है ना। ये हो गया 6%। तो 6% शुगर सॉल्यूशन, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 6 ग्राम पर 100 ml। तो इस केस में भी क्या होता है, लेवल राइज अप होता है, जो मैंने ऊपर लिखा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि प्योर सॉल्वेंट से ही मॉलिक्यूल्स जो है वो एंटर करे सॉल्यूशन की तरफ। अगर मान लो कंसंट्रेशन डिफरेंस है और दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखें, इस केस में भी लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से, देखो लिखा फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू दी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे। मतलब अभी भी वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेटेड से लो कंसंट्रेटेड की तरफ जो है मूव करेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, अब हम यहां पर आते हैं। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन होगा, अगर मान लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डिफाइन करने को बोल दिया जाए आपको जेई नीट में, तो नहीं बोला जाएगा जनरली, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, है ना। बट सपोज सीबीएसई बोर्ड वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, आईएससी वगैरह के लेवल के क्वेश्चन आ गए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है बताइए, डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, ये आप ऐसे मेम्ब्रेन को बोलोगे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स को मूव करने ना दे, क्रॉस करने ना दे। सॉल्यूट पार्टिकल्स कभी भी इसके पोर साइड से, ये एक्चुअली फील क्या होता है कि ये कुछ मेम्ब्रेन है जो कि कंटिन्यूअस शीट है, ऐसा हमको फील होता है। इट्स अपीयर टू बी कंटिन्यूअस शीट, कंटिन्यूअस शीट ऐसा अपीयर होता है, अपीयर टू कंटिन्यूअस शीट, बट ये कंटिन्यूअस नहीं होता बेटा, है ना। इसमें क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, पोर्स, फाइन पोर्स होते हैं, फाइन पोर्स आर देयर, मतलब बहुत ही छोटे 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 इसमें क्या होते हैं, होल्स रहेंगे जिसको ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन इसका पोर साइज इतना छोटा होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल तो कभी क्रॉस नहीं कर पाते, बट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही इसको क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ये क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टीज होती है कि वो सॉल्यूट के पार्टिकल को क्रॉस होने नहीं देता है, वो सिर्फ किसको क्रॉस होने देते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही क्रॉस होने देता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, these membranes appear to continuous sheet, but these are fine porous मेम्ब्रेन, है ना, जिसमें फाइन मेम्ब्रेन्स होता है, ऐसा ये एक क्या होता है, सीट होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में एक बात अब और लिख सकते हैं, है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा, डायग्राम चाहे तो बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब इसके बारे में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा। देखो डेफिनेशन यहीं से हमको खुद को बनाने आना चाहिए, सिंपल सा है, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। These are the membranes. These are the membranes from which only molecules और particles भी लिख सकते हैं आप इसको,
particles of solute can pass and particles of solvent, particles of solvent can pass and particles of solutes cannot. इस सॉल्यूट के पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही क्रॉस कर पाएंगे, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसी से हमने इसका डेफिनेशन बना लिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस लिखिए बेटा। इसके बाद हम चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, हम इसकी बात करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे, ऑस्मोसिस चाहिए, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है बेटा, तो लिख लिया आप लोगों ने, मैंने इरेज कर दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब समझते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले छोटी सी बात है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखो बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप शायद पढ़ भी चुके होंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं दो टाइप के। ठीक है, एक हम बोल सकते हैं इसको नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है बेटा सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम शॉर्ट में इसको बोलते हैं, है ना, सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भैया जो नेचर में मिला है, जिसको हम ना बनाए, ऐसा मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसा मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को क्रॉस होने दे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को क्रॉस होने ना दे। अब वो अगर नेचुरली मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मिलेंगे। जैसे कि है मेम्ब्रेन, एग्जांपल से समझते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ एग। भाई एग तो सबने देखा होगा, एग में जो सबसे बाहर जो व्हाइट कलर का लेयर होता है, व्हाइट कलर जो कि हार्ड होता है, उसके अंदर लिक्विड से पहले देखिएगा एक छोटी सी, एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन रहती है। उस पतली से थिन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। वो जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि नेचुरल है, ऑटोमेटिक, हमने नहीं बनाया। सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे, सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। भैया लेबोरेटरी में इसको बनाया जाता है ना। जब लेबोरेटरी में किसी मेम्ब्रेन को बनाया जाए, सिंथेसिस किया जाए उसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आज के टाइम पे बहुत सारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वैसे कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो बनाया जाता है। लेकिन उसके अलावा साथ ही साथ एक और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि काफी ज्यादा मोस्टली यूज होता है, दैट इज सेल्यूलोज, है ना, पॉलीमर्स। सेल्यूलोज पॉलीमर का बना होता है बेटा ये, सेल्यूलोज पॉलीमर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका भी यूज यहां पर किया जाता है। अब देखते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो टाइप्स के होते हैं। जनरली ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ नहीं होता, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। और ये जो सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी होती है, आसानी, थोड़ी जल्दी, उतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगी, उतनी जल्दी ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो इसका यूज करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर में। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने में, एक्सपेरिमेंट करके ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व करने में हम इसका यूज करते हैं, जो कि सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए देखो फिर से क्या करते हैं, हम इनिशियल से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए फिर से एक थिसिल फनल की जैसा एक ग्लास फिटेड ट्यूब ले लेते हैं, है ना। और ये जो ट्यूब है वो एक पोरस पॉट से अटैच होता है। पोरस पॉट मतलब कि एक ऐसा पॉट जिसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स रहेंगे। अब ये जो पोरस पॉट है, इसमें क्या फिट कर देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिट कर देते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको अच्छे से कवर कर देते हैं। अब यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लिया, आर्टिफिशियल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पे कर लेते हैं आर्टिफिशियल जो पोटेशियम फेरोसाइड सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों सेम चीज है ना। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ ले लिया, यहाँ पे लिख देते हैं आर्टिफिशियल, या इसी को हम सिंथेटिक बोल सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये लिया, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसमें शुगर सॉल्यूशन यहां तक फिल कर देते हैं, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन फिल करने के बाद इसमें पूरा कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन फिल करते हैं। एक्सपेरिमेंट सेम है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। ये जो आपको अभी इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब जैसा ग्लास का ट्यूब, एक पोरस पॉट से अटैच किया, पोरस पॉट से अटैच करने के बाद इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन फिल किया, यहां तक इसके पॉइंट को, अपर लेवल को हमने मार्क कर दिया कि कहां तक हमने लिया है। फिर इसको बीकर में क्या कर देना बेटा, फिट कर देना है, बीकर के अंदर डिप कर देना है। बीकर में हमको लेना है प्योर वाटर, जैसे कि इसके पहले हमने लिया था। बीकर में प्योर वाटर लेना है, बीकर में क्या ले लिया बेटा, प्योर वाटर ले लिया। यहां पर हम मार्किंग भी कर देते हैं, है ना, दिस वन इज द प्योर वाटर, दिस वन इज द शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने स्टार्ट करेंगे, देखते जाते हैं तो धीरे धीरे होने क्या लगता है, इसका जो लेवल है, लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन स्टार्टेड टू इंक्रीज, इट स्टार्टेड टू राइज अप। और कुछ दिन बाद, हो सकता है एक दिन हो जाए या 2 दिन हो जाए, कुछ दिनों बाद जब हम देखते हैं कि ये इसका जो लेवल है बढ़ते एक टाइम के बाद स्टेशनरी हो जाता है, सपोज यहां पर आ गया, और इसके बाद ये आगे राइज अप नहीं हुआ। इट वॉज द इनिशियल लेवल, और कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, इसका जो लेवल है वो राइज अप होने शुरू हो जाता है। थोड़े टाइम बाद जैसे ही हमने इसको डीप किया, स्टार्ट हुआ राइज अप होना, और धीरे धीरे राइज होते गया, लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ये यहां पर आकर के ये इसका फाइनल लेवल हो जाता है, मतलब इसके आगे ये और आगे राइज नहीं करता, और इसके आगे वो राइज नहीं करता, शुगर सॉल्यूशन आगे और ऊपर राइज अप नहीं होता। तो इसका रीजन क्या बोलते हैं कि ऊपर से एक्चुअली एक हाइड्रोस्टेटिक, एक प्रेशर वर्क करता है, यहां पर एक प्रेशर वर्क करता है, इसके ऊपर, इसके लेवल के ऊपर, सरफेस लेवल के ऊपर एक प्रेशर वर्क करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही वहां पे वर्क करता है, जिसकी वजह से इसका जो लेवल है वो ऊपर आगे राइज अप नहीं होता। तो इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं या ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर is the pressure due to which the process of osmosis stop और restrict। मतलब एक ऐसा प्रेशर जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस प्रेशर क्या, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। ऐसे प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अगर इसको हम दूसरे तरीके से समझें तो देखो एक और एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इसका हम और कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए दूसरे तरीके से अगर समझा जाए तो, एक बीकर लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, एक कुछ ऐसा बीकर नहीं, एक ऐसा कुछ कंटेनर लेते हैं, बीकर तो कुछ ऐसा होता नहीं है। अगर हमको डिटरमाइन करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली होता कैसे है, कितना होता है, तो उसकी बात अगर हम करने, उसको अगर हमको डिटरमाइन करना कैसे करेंगे, हम कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे जो कि ग्लास का बना होगा, एक कंटेनर ही है। इस कंटेनर में कुछ ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिससे हम इसके लेवल को आसानी से मेजर कर पाएंगे कि वो लेवल डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां पे हम फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाएंगे, यहां पे ये क्या है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस
पिस्टन लगाते हैं यहां पे, और ये जो कंटेनर है इस कंटेनर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब इन दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम फिट कर देंगे। ठीक है, दिस वन इज द एसपीएम। इसके सेकेंड लेवल पे हम ले लेते हैं वाटर। हम यहां पे क्या लेते हैं बेटा, वाटर लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट यहां ले लिया, प्योर वाटर। और इसके सेकेंड साइड पे यहां हम ले लेते हैं सुगर सॉल्यूशन। दिस वन इज द सपोज सुगर सॉल्यूशन। जैसे ही दोनों साइड हम फिल कर देते हैं, ठीक है, होने क्या लगता है, होगा क्या, ऑस्मोसिस प्रोसेस से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लेस कंसंट्रेटेड, मतलब कि प्योर वाटर की तरफ से किसकी तरफ एंटर करने लगेंगे, सुगर सॉल्यूशन की तरफ एंटर करने लगेंगे। इधर एंटर करना शुरू कर देते हैं इसको क्रॉस करके। जैसे एंटर करना शुरू करेंगे, यहां पर जो इसका लेवल है, सपोज ये लेवल यहां तक था, है ना, इसको फिल किया था, यहां तक लेवल था, तो जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद जब सुगर सॉल्यूशन इधर आता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है क्रॉस करना शुरू कर देंगे और इसका लेवल धीरे 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 डाउन होने लगेगा। लेकिन जैसे डाउन होना शुरू होता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेट रखते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस जो पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर हम क्या रखते हैं बेटा, वेट रखते हैं। अब पहले क्या हो रहा था, हम वेट कर रहे थे, किस बात की वेट कर रहे थे, कि भाई ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये जो ऑस्मोसिस प्रेशर है वो रुक जाएगा। ये तो हम ऑस्मोसिक प्रेशर होता क्या है उसको समझने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या उसको समझने के लिए इस चीज को हमने किया। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम उसको डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली होता कितना है। ठीक है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए फ्रिक्शनलेस पिस्टन के ऊपर हम वेट रखते जाते हैं धीरे धीरे, और इस वेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। कब तक करते हैं बेटा, तब तक करते हैं जब तक कि ये ऑस्मोसिस का प्रेशर, ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप ना हो जाए, रुक ना जाए। और जैसे ही इसका लेवल जैसे सपोज कम होते होते स्टॉप हो जाए, तो अब इसके ऊपर हम लेवल वेट बॉक्स को या वेट को इसके ऊपर हम नहीं रखेंगे। ठीक है, पहले एक वेट रखा, ठीक है, कितना यूनिट रखा, सपोज 10 ग्राम रखा, इसके बाद दूसरा लिया और 10 ग्राम रखा, उसके बाद भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा है और वो चले जा रहा है चले जा रहा है। तो एक कंडीशन तो ऐसी जरूर रहेगी कि भाई हमने 10 टाइम रखा है ना, 3 टाइम्स रख दिया 10 वेट वाले, तो उसके बाद ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। तो ऐसे कंडीशन जब तक रीच ना हो जाए कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक ना जाए, तब तक हम यहाँ वेट को बढ़ा सकते हैं, और इन वैल्यूज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कितना वेट हमने रखा उसके थ्रू हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ वेट के थ्रू किया, वेट के थ्रू जो डिटरमाइन होता है वो उससे ज्यादा स्पेसिफिक मेथड फिर बाद में बर्कले हार्टले ने दिया, जो हमको एक्चुअली पढ़ना है, जो सिलेबस में है भी। तो इसके बाद और भी अच्छा डिटर्मिनेशन का मेथड आया, डिटर्मिनेशन का प्रोसेस आया, जिसको हम बोलते हैं बेटा बर्कले हार्टले मेथड। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रोकने के लिए, अब देखो ये तो क्या था, हमने इसको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लेकिन इसके थ्रू हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड, अब देखो हम इसके ऊपर अभी प्रेशर लगा रहे हैं, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यहां पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से लग रहा था, एटमॉस्फेयर से प्रेशर उस पे इसके ऊपर लग रहा था, लेवल के ऊपर। अभी हम मैन्युअली इसके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे लगा सकते हैं, अभी हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहां पर भी हमने रोकने पे ऑस्मोसिस प्रोसेस को यहां पर भी हम स्टॉप कर पाए, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाए, हम यहां पर भी स्टॉप कर पाए। ठीक है, तो कितना प्रेशर हमने यहां पर अप्लाई किया, हमने यहां पर प्रेशर अप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ वेट, और इन द फॉर्म ऑफ वेट प्रेशर अप्लाई करने के बाद ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दिया। तो यहां पर हम अल्टरनेटिव दूसरा डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो हम डिटरमाइन कर भी सकते हैं, बाकी तो मेथड जो बर्कले हार्टले का बेटर अच्छा मेथड है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इस प्रोसेस से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखेंगे। ठीक है, द एक्सटर्नल प्रोसेस, द एक्सटर्नल प्रेशर exerted or applied, we can say applied on the concentrated solution। भाई concentrated solution पे ही अप्लाई करेंगे। The external pressure applied on the concentrated solution which
stops the osmosis process is known as ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम बुकिश लैंग्वेज या वर्ड टू वर्ड एकदम नीड नहीं है, हम बहुत ही कॉमन वर्ड्स में इसको समझ सकते हैं। द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट रीडिंग डालते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस पहले क्या होता है समझते हैं, फिर इसका नोट बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, सेम टैंक जो अभी हमने लिया था, इस टाइप का टैंक ले लेते हैं। सेम टैंक मीन्स कुछ इस तरीके का, यहां पर ये कुछ हमने ऐसा लिया था ना, कुछ ऐसा टैंक ले लिया। इस टैंक में यहां पर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन जिधर लगाए, और यहां क्या ले लिया हमने, यहां हम ले लिए भैया प्योर वाटर। ये प्योर वाटर वाला सेक्शन है, और यहां दिस वन इज द प्योर वाटर एंड हियर सपोज इट इज सी वाटर। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिधर हम पिस्टन ले रहे हैं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यहां पर हम लेते हैं बेटा सी वाटर, और ये क्या है बेटा प्योर वाटर। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, यहां पे मैंने क्या बताया था, अभी शुगर सॉल्यूशन लेना है, अभी हमने उसके लिए सी वाटर ले लिया। एक ही मतलब शुगर सॉल्यूशन भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, थोड़ा सा इसको पोर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस वन इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहां पर वाटर का लेवल हम देख सकते हैं। अब यहां हम क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन के अकॉर्डिंगली, नॉट रिएक्शन के स्टेप के अकॉर्डिंग, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहां पर धीरे धीरे वेट लेना शुरू करते हैं, वेट इसके ऊपर पुट करते हैं, और जैसे जैसे वेट पुट करते जाते हैं, एक थोड़े समय के बाद ये इसका लेवल डाउन होना बंद हो जाएगा। मतलब अगर मान लो यहां पर ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, तो होगा क्या, इसके जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे इधर एंटर करने लगेंगे, और एंटर करने की वजह से इसका लेवल धीरे धीरे क्या होने लगेगा बेटा, डाउन होने लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम इससे ज्यादा प्रेशर यहां लगा दे तो क्या होगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जितना भी था, सपोज 10 यूनिट वाले हमने 3 टाइम्स या 3 वेट इसके ऊपर रखा, और ऑस्मोसिस प्रेशर स्टॉप हो गया। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर हम 3 नहीं, इसके जगह 5 टाइम्स हम यहां पर इतने वेट वाले 5 टाइम यहां पर हम क्या रख दिए, वेट रख दिए, तो होगा क्या बेटा, प्रेशर हमने ज्यादा अप्लाई कर दिया, जितना नीड था उतना ही अप्लाई कर दिया। तो ये देखा गया कि जब ऐसा किया गया तो ये जो प्रोसेस है, अभी तक क्या हो रहा था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पहले प्योर वाटर से किसकी तरफ आ रहे थे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आ रहे थे, बट इसके बाद क्या होने लगता है, इसका लेवल फिर से राइज अप होने लगता है। मतलब ये कि सी वाटर में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका फ्लो अब प्योर वाटर की तरफ होने लगा। मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। पहले सॉल्वेंट क्या था, पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स किधर आ रहे थे बेटा, किधर एंटर कर रहे थे, सी वाटर की तरफ एंटर कर रहे थे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एंटर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा वेट वहां पर अप्लाई कर दिया, तो ऐसे कंडीशन पे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से किसकी तरफ मूव करने लगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ या प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगे। तो ये प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, जो अपोजिट हो रहा है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस अब अपोजिट हो गया, यही रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस या द ऑस्मोसिस प्रोसेस, आप डिफाइन कैसे करें, द ऑस्मोसिस प्रोसेस can be reversed by applying
by applying the pressure more than its osmotic pressure. This process is known as reverse osmosis. अब इसका यूज क्या है भाई, क्या एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस का? आइए अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। एप्लीकेशंस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस के एप्लीकेशंस। इसका एप्लीकेशन है बेटा डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर पे, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। देखिए जो मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका आपको, बट फिर इसको समझिएगा ध्यान से। एक्चुअली जो सी वाटर है, सी वाटर कंटेन्स large amount of or more amount of salt. यस और मतलब लिखते भी चलता समझाता भी भाई। जो सी वाटर है इस पे मोर अमाउंट पे, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है। एंड ड्यू टू दैट इट इज नॉट फिट, ड्यू टू दिस इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इसलिए ये ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है, हम इसको ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सी वाटर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डिसैलिनेशन कर दें, डिसैलिनेशन मीन्स इसमें जो सॉल्ट है उस सॉल्ट को किसी प्रोसेस से रिमूव कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसैलिनेशन बोलते हैं। मतलब रिमूवल और सेपरेशन, हम क्या बोल सकते हैं? सेपरेशन भी बोल सकते हैं। रिमूवल और सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर टू कन्वर्ट इट पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर किसको बोलते हैं? जो ड्रिंकिंग के लायक हो। पोटेबल वाटर is known as desalination। desalination किसको बोलेंगे? desalination एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्ट वाटर में से सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर देंगे। अब ये जो वाटर मिलेगा वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं डिसैलिनेशन। तो डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। ये इसका बेस्ट एप्लीकेशन है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये सामने जो लिया हुआ है, मैं इसलिए सेम एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन किया था। सी वाटर हमने यहां पर लिया, यहां पर हमने फ्रेश वाटर लिया था, प्योर वाटर लिया था। अब यहां पर हम पिस्टन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो फोर्स अप्लाई अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा करते हैं तो क्या होता है? सॉल्वेंट्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो सी वाटर से किसकी तरफ मूव करने लगते हैं? प्योर वाटर की तरफ मूव करने लगते हैं। मतलब प्योर वाटर की क्वांटिटी यहां पर बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। यस और नो? प्योर वाटर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। सी वाटर का जो वाटर है वो मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ जा रहे हैं? प्योर वाटर की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहां पर सॉल्ट रह जाएगा और ये जो वाटर है इस वाटर को हम क्या बना सकते हैं बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पर अप्लाई करके उसको पोटेबल वाटर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस का, काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूजफुल। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखते हैं अब ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है। पहले नोट कीजिए प्लीज। चलिए बेटा नोट कर लिए, तो हेडिंग डालेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन करने के बेटा कई मेथड्स हैं, ठीक है, उसमें से 4 to 5 मेथड्स हैं, उसमें से हमको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी और सबसे यूजफुल मेथड पढ़ना है, एंड दैट इज बार्कलेज एंड हार्टलेज मेथड, ठीक है। बार्कले हार्टले मेथड को हमको पढ़ना है, स्टडी करनी है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी यूजफुल है। देखिए इसमें हमको करना क्या है। सबसे पहले बेटा इसमें कुछ पेन के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। पेन के जैसा इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऑपरेटस होगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। देखिए कैसा होगा ये, एक्चुअली कुछ इस टाइप का ट्यूब रहेगा, इस टाइप का ये राउंड ट्यूब होगा, ऐसा देखते जाइएगा जैसे कि मैंने डायग्राम पे यहां पर बना रहा हूं। इस राउंड ट्यूब में ये यहां पर कुछ ऐसा थिन ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इसके अंदर बेटा यहां पर ये सेपरेट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। इसको सेपरेट करना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। आप इसको कैसे अज्यूम करोगे इस पर्टिकुलर ऑपरेटस को, इसको कंपेयर कीजिए आप आपके पेन से। जो पेन आप यूज करते हो, मैं यहां पर कोशिश करता हूं आपको शो करने की, चलिए मार्कर से ले लेते हैं। ये जैसे कि पेन, ये पेन आप देखिए इसमें अंदर रिफिल होती है जो आप यूज करते हो, ठीक है। ऐसा एक रिफिल होता है और ये आपका पेन है। तो पेन के अंदर जो रिफिल होती है वो रिफिल को आप अज्यूम कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है या ऑपरेटस का वो कुछ ऐसा ही है। ये रिफिल वाला पार्ट है, मतलब रिफिल के चारों तरफ क्या रहेगा, आपका स्पेस रहेगा। मतलब ये जो स्पेस, ये जो आपका पार्ट है ये रिफिल वाला पार्ट हो गया पेन का, और इसके चारों तरफ स्पेस है जो कि ये, हाँ यहाँ पर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। और राउंड शेप को मैं यहाँ पर सरफेस पे नहीं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा 3D स्ट्रक्चर, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिखता नहीं, बस आपको फील ऐसे करना है, इमेजिन ऐसे करना है, ठीक है। और ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। पोर लाइक मैं इसको बना रहा हूं। ये क्या होगा बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर ऐसे लेना है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सा ले सकते हैं यहाँ पर, कॉपर साइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड का हम यहाँ पर क्या ले लेंगे बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लिए, ठीक है। कॉपर फेरोसाइनाइड का Cu2FeCN6, ये है कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला, ठीक है, जिसका ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना हुआ है, आर्टिफिशियल होता है, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसकी नीड नहीं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके अंदर वो सॉल्यूशन हमको लेना है, सॉरी इसके अंदर हम ले लेंगे प्योर वाटर। इसके अंदर क्या लेंगे बेटा, प्योर वाटर लेंगे, ठीक है। ये प्योर वाटर का लेवल ले लिया, इस लेवल तक ले लिए। प्योर वाटर धीरे धीरे कम होने लगेगा, जाहिर सी बात है। और बाहर वो सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसके बाहर इसको पूरा फिल कर लिया, और इसके बाहर ये जो आपका एरिया है जो इसके चारों तरफ है, मतलब रिफिल के चारों तरफ वाला जो एरिया हो गया, सराउंडिंग वाला जो एरिया हो गया, यहां हम लेते हैं उस सॉल्यूशन को जिस सॉल्यूशन का हमको क्या डिटरमाइन करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है। ये सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमको डिटरमाइन करना है, यहां लेते हैं। थोड़ा सा कमी है, अभी देखिए बताता हूं मैं, ठीक है। यहां पर इस ऑपरेटस पे लगा होता है बेटा पिस्टन। ये पिस्टन यहां पर लगेगा जिससे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्रेशर को यहां मेजर करने के लिए यहां पर रहता है बेटा प्रेशर गाज, ठीक है, जिससे हम प्रेशर को यहां पर अप्लाई, कितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम यहां से दे सकते हैं। ये क्या हो गया, पिस्टन हो गया। इस पिस्टन से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्रेशर गाज मशीन हो गया, जिससे हम क्या पता करेंगे बेटा कि कितना प्रेशर एक्चुअली अप्लाई किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दिया, क्योंकि वाटर और डॉटेड लाइन सब सेम हो गया, इसलिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लिखा भी सेमी परमिएबल। थोड़ी देर बाद इसमें जो आपका वाटर है, ये क्या प्योर वाटर, मैंने लेबलिंग नहीं की हुआ है, ये प्योर वाटर हमने यहां पर लिया, और बाहर हमने वो सॉल्यूशन लिया जिस सॉल्यूशन का हमको क्या निकालना है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, धीरे धीरे वाटर का लेवल कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा, प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो किसकी तरफ एंटर करने लगेंगे, वो एंटर करने लगेंगे सॉल्यूशन की तरफ।
सॉल्यूशन की तरफ एंटर करने लगेंगे थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये वाटर की तरफ जब एंटर करने लगेंगे तो होगा क्या, इस वाटर का लेवल धीरे धीरे कम होते जाएगा, और जैसे जैसे कम होते जाएगा इसके बाद जब आपको पता चल गया कि इसका लेवल कम होने लगा है, इसके बाद हमको क्या करना है, यहां से पिस्टन से प्रेशर लगाना है, और वो प्रेशर तब तक लगाना है, उतना ही प्रेशर लगाना है जिससे ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, उतना ही प्रेशर हमको अप्लाई करना है। और यहां पर जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, यहां पर प्रेशर गाज से हमको क्या देख लेना है, वो प्रेशर वहां नोट कर लेना है जिस प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। और वो पर्टिकुलर प्रेशर, जिस प्रेशर पे वो आपका ऑस्मोसिस प्रेशर रुक जाए, उसी को हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बहुत ही आसान है, इसलिए कंप्लीट नोट में यहां पर नहीं लिख पा रहा हूं, है ना, डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, काफी आसान है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, कैसे पता चलेगा, लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। जैसे लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगेगा हमको समझ में आ जाएगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। वैसे ही अप्लाई करना है प्रेशर, और वो प्रेशर तब तक अप्लाई करना है इस पिस्टन से जब तक कि वो ऑस्मोसिस प्रेशर रुक ना जाए। और वो हमको कैसे पता चलेगा, लेवल ऑफ वाटर से, और उतना ही प्रेशर हमको अप्लाई करना है, यही इसका प्रिंसिपल है, उतना ही प्रेशर हमको अप्लाई करना है जिससे ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ दी, है ना, इस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है या थ्योरी क्या है, दैट मच ओनली प्रेशर इज अप्लाइड, pressure is applied on the surface of the solution, which prevents बोलिए या स्टॉप बोलिए, which stop or prevents the osmosis process। उतना ही प्रेशर हम इसमें अप्लाई करते हैं जिससे कि ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, और उस प्रेशर को हम प्रेशर गाज से क्या कर लेते हैं बेटा, नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बार्कले हार्टले का काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा, काफी यूजफुल मेथड था, जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में आ गया, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं बेटा एडवांटेजेस, देखो इसका कुछ एडवांटेजेस है, ऐसे समझ सकते हैं, बाकी फिर भी मैं नोट करवा दूंगा। सबसे पहली बात तो ये इसमें रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, क्विक मेथड है, बहुत टाइम आपको नहीं लगता, 5 घंटे 6 घंटे इतना टाइम लगने वाला ये आपका प्रोसेस नहीं है, बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट देने वाला आपका एक्सपेरिमेंट है ये। सबसे पहली बात, इट इज क्विक, इट गिव्स क्विक रिजल्ट। सेकेंड, it gives accurate रिजल्ट, या एक्यूरेट वैल्यू भी बोल सकते हो, मतलब इसमें जो हमको वैल्यू आएगी ऑस्मोटिक प्रेशर की वो बिल्कुल करेक्ट होती है। ठीक है, ज्यादा इसमें एरर्स के चांसेस कम रहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन does not change because the applied pressure, because the solvent of the molecules of solvent, ऐसा लिखें, because the molecules of solvent does not enter to the solution,
भाई इसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो पाता, क्योंकि सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन में एंटर नहीं करता। एंटर नहीं करता मतलब जैसे ही एंटर करना शुरू करता है हम प्रेशर लगा देते हैं। भाई एंटर नहीं करता का मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस तो होगा, लेकिन जैसे प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है थोड़ा सा भी आपको क्या दिखा कि उसका जो लेवल है वो कम हो रहा है, तो आपको प्रेशर लगाना शुरू कर देना है। और प्रेशर तब तक लगाना है, मतलब प्रेशर उतना ही लगाना है जिससे वो राइज अप, सॉरी उसका जो लेवल है वो क्या ना हो, डिक्रीज ना हो। डिक्रीज अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो इधर एंटर करने लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो इधर एंटर करने लगेंगे, सॉल्यूशन की तरफ एंटर करने लगेंगे, जो कि हम होने नहीं देते क्योंकि हम प्रेशर लगा देते हैं। और जब हम प्रेशर लगा देंगे तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हो नहीं पाएगा, जिससे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगा। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एडवांटेजेस हैं। दीज आर द एडवांटेजेस। चलिए एक और एडवांटेज लिख लेते हैं, एक और एडवांटेज लिख लेते हैं बेटा इसका। देखिए थोड़ा सा मैं डायग्राम फिर से बना देता हूं। ये कुछ ऐसा था, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर हमने वायर गज ले लेते हैं, यहाँ पर हमने प्रेशर पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। और ये है सॉल्यूशन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर है सॉल्यूशन, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले समझा है, चाहे तो आप अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा आप रिवाइंड कर सकते हैं वीडियो को, है ना, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर सॉल्वेंट है बेटा और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर इधर जाएंगे और हम प्रेशर नहीं लगाएंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब मूव करेंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का प्रेशर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ेगा, जिससे उसके ब्रस्ट हो जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हम ये चीज होने ही नहीं दे रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को एंटर होने नहीं दे रहे हैं। तो क्यों नहीं एंटर होने दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ये एंटर करना चाह रहा है और लेवल इसका डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, उसी टाइम पे हम प्रेशर लगा देते हैं। कहां से, पिस्टन से। ये पिस्टन रहा, पिस्टन से हम प्रेशर लगा देते, तो प्रेशर जो है जो हम अप्लाई कर रहे हैं और यहां पर जो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है एक दूसरे के साथ में। हमको उतना ही प्रेशर लगाना है जिससे कि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस ना हो पाए, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हम जितना अप्लाई कर रहे हैं और यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं। और ये एक दूसरे के इक्वल होने की वजह से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे कोई भी स्ट्रेन नहीं आ पाता है और जिसकी वजह से ये बर्स्ट नहीं होता। वो भी इस प्रोसेस का, बार्कले हार्टले मेथड का बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिससे हम आसानी से इसका सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे देयर इज नो स्ट्रेन, देयर इज नो स्ट्रेन ऑन दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज द external pressure applied on solution, surface of solution balance the osmotic pressure due to which chances of bursting of semi permeable membrane is less। ठीक है, बहुत कम होता है इसके बर्स्ट होने के चांसेस। एक्चुअली हम बाकी मेथड्स नहीं पढ़े क्योंकि उस सिलेबस में नहीं है। वो सारे मेथड्स में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ब्रस्ट होने की चांसेस काफी ज्यादा होती हैं, जो कि इस मेथड पे नहीं है, जिसकी वजह से ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूजफुल है। बार्कले हार्टले मेथड बहुत इजी है, आसानी से पढ़िए, स्टडी कीजिए, बहुत आसान है। नोट्स बनाए, एक बार फिर से स्टडी कीजिए। अगर कहीं पे डाउट आया हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है बार्कले एंड हार्टले मेथड का। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसके एडवांटेजेस, क्योंकि एडवांटेजेस भी सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है बेटा। तो अब इसको लिखने के बाद हम चलते हैं इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की तरफ, दैट इज डेरिवेशन, है ना। हम डराइव करेंगे इसका इक्वेशन और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
प्लीज नोट कीजिए इसको। चलते हैं बेटा, अब डेराइव करते हैं इक्वेशन। देखो डेरिवेशन भी काफी आसान है, ठीक है। डेरिवेशन हेडिंग डालते हैं, डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके इक्वेशन डराइव करने के लिए, है ना, हम बॉयल्स लॉ को यूज करते हैं। बॉयल्स लॉ पढ़े होंगे अपनी क्लास 11th में। क्या होता है बेटा, है ना, बॉयल्स वांट ऑफ थ्योरी, वांट ऑफ थ्योरी। बॉयल्स वांट ऑफ थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन के प्रेशर का हम कंपेयर करें, प्रेशर को यहां पर सपोज पाई से या पी से डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम किसके साथ इसका कोरिलेशन करें, कंसंट्रेशन के साथ में, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन और प्रेशर के बीच हम रिलेशनशिप की बात करें, टेम्परेचर है कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंजेस हम नहीं ला रहे हैं, रूम टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो उस कंडीशन पे इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगी समझते हैं जरा, सोचिएगा, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा। अगर मान लो प्योर वाटर, प्योर वाटर, मैं डायग्राम नहीं बना रहा, प्योर वाटर और मैं यहां पर ये सेमी परिमेय मेम्ब्रेन हो गया, ये 5% शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, 5% शुगर सॉल्यूशन हुआ, और ये हो गया प्योर वाटर, प्योर वाटर ही है, और दूसरा केस मैंने बताया, तो फर्स्ट केस हो गया, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस प्योर वाटर और 10% सपोज शुगर सॉल्यूशन। अब हम इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, मतलब सॉल्यूशन हमने एक बार लिया 5% शुगर सॉल्यूशन, सेकंड टाइम लिया हमने 10% शुगर सॉल्यूशन। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी सोचिए कि प्योर वाटर के मॉलिक्यूल सबसे पहले या सबसे स्पीड से या ज्यादा प्रेशर के साथ कहां पर मूव करेंगे, कौन से केस में मूव करेंगे? श्योरली ये वाले में मूव करेंगे कि मतलब ये वाले में मूव करेंगे कि वाले में मूव करेंगे, किस में मूव करेंगे? श्योरली ये वाले में ज्यादा मूव करेंगे। भाई क्यों मूव करेंगे? यहाँ कंसंट्रेशन का डिफरेंस देखो, ये सब चीज हो क्यों रहा है, ये आप कैसे समझोगे? अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मैं लेफ्ट साइड में प्योर वाटर ले लूं और राइट साइड में प्योर वाटर ले लूं, तो क्या एक तरफ का वाटर दूसरी तरफ मूव करेगा? नहीं करेगा। भाई क्यों करे? वाई? भाई प्योर वाटर, दोनों तरफ प्योर वाटर है, तो फिर ये मूव नहीं करेगा। मूव क्यों करेगा? क्योंकि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, इसलिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहां पर देखो रीजन क्या था, कंसंट्रेशन में डिफरेंस। यहां पर कंसंट्रेशन में डिफरेंस थोड़ा कम है, यहां कंसंट्रेशन में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा या कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जितना ज्यादा होगा, आप कैसे भी बोल सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जितना भी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि उसी की वजह से तो ऑस्मोसिस हो रहा है। अब यहां पर अगर मान लो मेरे को रोकना है, ये 5% सॉल्यूशन है, यहां मैं जितना प्रेशर लगाऊंगा, ठीक है, पिस्टन से, अभी बार्कले हार्ट ने मेथड पढ़े हो, ठीक है, जितना प्रेशर मैं यहां लगाऊंगा उससे ज्यादा प्रेशर यहां पर ऑफ कोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 10% है ना सॉल्यूशन का, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ प्योर वाटर यहाँ मूव करने लगेंगे, उनके मॉलिक्यूल मूव करने लगेंगे, तो यहाँ मेरे को ज्यादा प्रेशर लगाने पड़ेगा। सिंपल से इमेजिन करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा खुद से कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ मेरे को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब पाई जो है या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आई थिंक मेरे ख्याल से इसकी अब नीड नहीं है, चाहे तो आप रफ बना सकते हो फ्यूचर में, अगर भूल गए सर ने कैसे एक्सप्लेन किया था उसको जानने के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है, एज एग्जांपल। ऑस्मोटिक प्रेशर है और सी क्या है बेटा? मोलर कंसंट्रेशन। सी इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो बॉयल्स वांट ऑफ थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ
the solution osmotic pressure of the solution is directly proportional to the concentration of the solution at constant temperature। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखते हैं गैल्यूसेक्स लॉ। ठीक है, कैसे होता है अभी मैंने एक्सप्लेन किया। गैल्यूसेक्स वन हाफ थ्योरी। अब ये किस पे दिए, जैसे कि इन्होंने अभी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, अब हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं। मतलब अब देखिए, अब कंडीशन क्या है, प्योर वाटर और यहां पर 5% शुगर सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, 5% शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, बट इनका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी प्योर वाटर इमेजिन करना बहुत जरूरी। केमिस्ट्री में जब तक इमेजिन नहीं करोगे, थोड़ा सा खुद से नहीं सोचोगे, एक्सपेरिमेंट करना एकदम जरूरी नहीं है। हम अभी यहाँ पर खुद से भी सोच करके थोड़ा सा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। क्लास 11 हमने क्लियर कर दिया है, थोड़ा सा हमारे पास नॉलेज है अभी केमिस्ट्री का और काफी कंटेंट आप पढ़ते होगे। हम अभी क्या कर रहे हैं, जो बॉयल्स क्वांटम ऑफ थ्योरी पे कांस्टेंट लिया इसने टेम्परेचर को, अभी हमको क्या करना है कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करना है। कांस्टेंट सपोज कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। इस कंडीशन पे देखते हैं, इस कंडीशन पे उन्होंने डेवलप किया रिलेशनशिप गैल्यूसेक्स वन हाफ थ्योरी के अकॉर्डिंग। इन्होंने डेवलप किया पाई और टी के बीच रिलेशनशिप। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यही तो देखना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। तो 5% शुगर सॉल्यूशन लिया, ये भी 5% शुगर सॉल्यूशन लिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। लेकिन ये वाला जो कंडीशन है, ये है सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये है बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब सोचते हैं जरा, देखो यहां पर भी ऑस्मोसिस होगा, यहां पर भी ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस में हो क्या रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। यही तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं पिछले आधे घंटे से। ठीक है, तो जब ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहां से मूव करते जा रहे हैं, तो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर है, यहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो खुद सोचिए आप कि कौन से कंडीशन पे ज्यादा फास्टली मूव करेगा या स्लोली मूव करेगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो फास्टली मूव करेगा या ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस जितना फास्ट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा यहां पर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ज्यादा होता है। तो ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। तो हमको यहाँ पर दो लॉ हम पढ़ रहे हैं, दो थ्योरीज यहाँ पढ़ रहे हैं, बॉयल्स वन हाफ थ्योरी के अकॉर्डिंग और गैल्यूसेक्स वन हाफ थ्योरी के अकॉर्डिंग। हम दोनों पाइप जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के भी और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के भी, दोनों के क्या होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेयर टी इज टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सी इज कांस्टेंट हियर। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, चलो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन कीजिए। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ct, ऐसा हो जाएगा। एंड ct का मतलब c क्या होता है, c इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल। कंसंट्रेशन c क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, कितना मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे, दैट इज कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन की जगह पर, मोलर कंसंट्रेशन की जगह पर नंबर ऑफ मोल रखेंगे। सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, सी की जगह पे NB रखेंगे। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB T, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम यहां से रिप्लेस करें, मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को यहां से हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट यहां पर क्या आता है, ये कांस्टेंट जस्ट गैस कांस्टेंट के जैसा यहां पर आता है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये R मैंने ले लिया N/V और ये T, N/V और T। ठीक है, अब इस V को अगर मान लो मैं इधर ट्रांसफर करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पाई V इज इक्वल टू NRT, और इस पाई को हम P भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रेशर को तो P से भी डिनोट कर सकते हैं, तो PV इज इक्वल टू NRT, जो कि एक वन ऑफ इक्वेशन है। दिस वन इज द वन ऑफ इक्वेशन एंड दिस वन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इक्वेशन। सो दोनों सेम ही चीज है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहां पर सब चीज डिनोट कर लेते हैं, पाई या फिर P और P बोथ आर ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप ज्यादातर यूज करना बेटा पाई को। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। और V क्या है बेटा, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। T is the temperature and R is the constant, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, ध्यान रखना। देखो टेम्परेचर होगा सिर्फ केल्विन से, यहां पर ध्यान रखना है, वो टेम्परेचर सिर्फ केल्विन में ही लेना है हमको। और कांस्टेंट R क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, गैस कांस्टेंट के जैसे जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वही इसकी भी वैल्यू है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये है इक्वेशन, सॉरी ये आ गया आपका इक्वेशन जिसको आपको नोट करना है। ठीक है, फटाक से नोट करो बेटा, इसके बाद हम लेक्चर पे आगे चलते हैं। नोट कीजिए प्लीज। अब देखते हैं बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of solute from osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज आपको मिल गया, और ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया गया है, और ऑस्मोटिक प्रेशर से सपोज आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन जो हमको मिला है, पाई है ना, पाई V इज इक्वल टू NRT ऐसे लिखो, या पाई इज इक्वल टू V को इधर ले जाकर के लिखे हैं N/V/RT, एक ही मतलब है। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल। N क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल क्या होता है, N इज इक्वल टू क्या होता है, WB, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, WB वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और ये है किसका, सॉल्यूट का है, हम सॉल्यूट की बातें करते हैं यहां पर। तो ये सॉल्यूट को हम यहां पर इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, एन की वैल्यू को पुट कीजिएगा, WB बाय MB इंटू RT, और नीचे है आपका ये V डिवाइडेड बाय V। ये V को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा बेटा, WB बाय MB RT, और ये हो जाएगा 1/V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। ये है पाई। अगर हमको क्या डिराइव करना बेटा, हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास को अगर हम इधर ले आए MB, तो पाई इधर आ जाएगा बाय WB बाय पाई इंटू RT बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। तो बाय दिस इक्वेशन वी कैन find the molecular mass of the solute, where MB is the molecular mass of solute, W is the weight of solute। ठीक है, बाकी तो आपको मालूम है, V is the volume of the solution in ml, P is the osmotic pressure, R is the कांस्टेंट वैल्यू, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक छोटा सा टर्म और है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखते हैं, छोटा सा टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये भी आता है 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
इसी को बोलते हैं आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन बहुत आसान है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई ये, मैं यहां पर छोटा सा कंटेनर ले लिया, डायग्राम काफी अच्छे से नहीं बना रहा हूं, अभी तक आप बहुत अच्छे से समझते आ रहे हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहां पर अगर मान लो मैं एक सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन ए ले लिया और यहां सॉल्यूशन बी ले लिया। सपोज कि सॉल्यूशन ए का कंसंट्रेशन है 5% और 5 मोलर, ठीक है, 5 मोलर है, और सॉल्यूशन बी का भी कंसंट्रेशन 5 मोलर है। सॉल्यूशन अलग अलग है बट दोनों 5 मोलर है। ये भी 5 मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन हम मोल में लेना है, याद रखिएगा, परसेंट में नहीं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। 5 मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहां ले लिया, 5 मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहां ले लिया, तो क्या यहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा? विल द ऑस्मोसिस प्रोसेस ओकर? तो ये देखा गया बेटा, ऑस्मोसिस प्रोसेस यहां पर नहीं होता। और जब ऑस्मोसिस प्रोसेस यहां पर नहीं होता तो ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं इसको ओपी लिख देता हूं शॉर्ट में, ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहां पर जनरेट नहीं होगा। तो जब दो डिफरेंट सॉल्यूशन को, जो कि सेम कंसंट्रेशन के हो, सेम मोलर कंसंट्रेशन के हो, उनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया जाता है, तो उनके बीच ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होता या उनके बीच ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट नहीं होता ऐसे सॉल्यूशंस पे। तो उन सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? बहुत आसान है ना। when the two different solution of same molar concentration is separated from semi-permeable membrane, no osmosis will occur, thus osmotic pressure will also zero. These solutions are known as, देखो जो बताया मैं वही लिख रहा हूं, these solutions are known as आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या इसको क्या बोलते हैं? आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। जीरो या मतलब कि सेम बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इनका सेम होगा, आप जीरो भी बोल सकते हैं या इसको आप लिख लो सेम, ठीक है, सेम भी हो सकता है, ठीक है, एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज, क्योंकि अगर हम वाटर के अगेंस्ट सबका निकालें, जीरो नहीं होगा, वाटर के अगेंस्ट निकालें, इस 5 मोलर सॉल्यूशन का, इस 5 मोलर सॉल्यूशन का, दोनों का अगर हम वाटर के अगेंस्ट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। तो ऑल्सो सेम लिख सकते। ऑस्मोसिस प्रेशर तो, ऑस्मोसिस प्रोसेस तो नहीं होगा, बट उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, मिलेगा हमको, वो सेम मिलेगा। अगर बार्कले-हार्टले मेथड से हम उसको क्या करें, डिटरमाइन करें तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को, क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अभी सोचिए, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन को हम एक साथ रख दे, चलिए 4 मोलर हो गया या 2 मोलर हो गया, इस केस पे क्या होगा? इस केस पे ऑस्मोसिस होगा, बिल्कुल होगा। इस केस में क्या होगा बेटा? ऑस्मोसिस होगा। और इस केस में जब ऑस्मोसिस होगा तो लेस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को, ठीक है, ऑस्मोसिस तो यहां पर होगा ही, क्योंकि लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेंगे। तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? यहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, सबको ध्यान में रखना है, डेफिनेशन पूछा जा सकता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे और मोर कंसंट्रेटेड वाले को बोलेंगे बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको हाइपोटोनिक बोलेंगे लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को, और मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें मूवमेंट, सॉल्वेंट के मूवमेंट कहां से कहां होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होगा।
मूवमेंट ऑफ, यहां पर लिख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैंने बोला है एमओ लिख के छोड़ दिया, ठीक है, आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ये भी आप यहां पर लिख सकते हो, व्हेन द टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूशन is occur or osmosis process is occur from and the solvent molecules of the solvent move from the move from the less concentrated solution to the more concentrated solution. In this case the less molar concentrated solution is known as hypotonic solution, whereas more concentrated solution is known as hypertonic solution. ठीक है, तो अभी जो मैंने जो बोला उसको आप लिख भी सकते हो थोड़ा सा प्रोसेस या पॉज करके, ठीक है, ये रिवाइंड करके फिर से नोट कर सकते हैं, बाकी इजी है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो ये है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब आप हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को या डिफरेंट मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को सेपरेट कर देते हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कहां से कहां होता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लिखना है, भाई मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल बी फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मैंने जो अभी बताया। ठीक है, तो इसको बड़ा फटाक से नोट करो, इसके बाद छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करते बेटा, देखो बहुत आसान है सॉल्यूशन, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखते हैं, कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% शुगर सॉल्यूशन। 5% शुगर सॉल्यूशन है, उसका हमको क्या करना है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। देखिए गिवन वैल्यूज क्या है, गिवन वैल्यूज क्या भाई, वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट तो गिवन नहीं है, ठीक है, कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है वो 5%, तो यहां से हम निकालेंगे 5% सॉल्यूशन गिवन है, यहां से निकालेंगे क्या निकलेगा, तो मैं वेट ऑफ सॉल्यूट यहां नीचे लिख लेता हूं। कंसंट्रेशन क्या है भैया, कंसंट्रेशन की वेट बाय वॉल्यूम पे है, ये 5% बाय मास है ना, 5% शुगर सॉल्यूशन मतलब जनरली क्या होता है 5% बाय 5% शुगर सॉल्यूशन दिया मतलब कि वो बाय मास होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मीन्स ऑफ दैट ये क्या है बेटा 5 ग्राम कंसंट्रेशन रखेंगे यहां पर, ये क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज में है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml है, यहाँ पे क्या बेटा 100 ml है, तो इसको हम लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो गया 100 और ये WB। ठीक है, तो 100 से 100 कट हो गया, तो WB कितना है 5 आया, जो भी आया किसमें आएगा बेटा ग्राम पे आएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमको मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 5 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बेटा इसमें 100 ml। ठीक है, अब हम यहां पर लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर हमको निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू WB बाय MB इनटू RT डिवाइडेड बाय क्या V वॉल्यूम। ठीक है, पाई हमको निकालना है, WB कितना है 5 ग्राम है, चलो 5 ग्राम पुट कर दिए, MB शुगर कितना होता है बेटा कैलकुलेट करो, शुगर का होता है 342, कैलकुलेट कर लेते कोई दिक्कत नहीं, C12H22O11। ठीक है, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11 करो, 12 12 जा 144। ठीक है, प्लस 22 प्लस 16 1 जा 16 या 11 6 जा 16 66 6 आया, 11 एंड 11 1 जा 11 11 एंड 6 17 ऐड कीजिए, 4 एंड 2 6 6 एंड 6 12 1 आया बैलेंस, 7 एंड 1 8 8 2 10 10 एंड 4 14 14 का 4 यहां से बैलेंस है 1 1 1 2 2 एंड 1 3 क्या गया 342 ग्राम पर मोल, तो मोलिकुलर मास निकल गया। ठीक है, मोलिकुलर मास यहां रख दीजिए 342। तो आर की वैल्यू में बताया था आपको क्या होता है 0.0821
डिवाइड बाय इंटू टी क्या है, टेम्परेचर, कुछ नहीं है तो क्या है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, 298 केल्विन। और वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे होगा बेटा लीटर पे, ठीक है, ध्यान रखना। शायद मैं इसके पहले बेटा डेरिवेशन के टाइम मैंने एमएल पे बोला था, यहाँ पर किस पे लेना, लीटर पे लेना। देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आर किस पे लेना, लीटर पर एटीएम ले रहे, तो ये भी क्या रहेगा, लीटर पे रहेगा। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर सकते हैं फटाक से। तो आप कैलकुलेशन करके देखिएगा बेटा, है ना। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो गया है। तो इसका आंसर आएगा 3.576 एटीएम। क्या कैलकुलेशन किया सकता है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब आप आसानी से कर लोगे, आई नो। तो ये आएगा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन को आसानी से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ हाई लेवल क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये नोट कीजिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन of a protein contains solution of a protein of solution क्या लिखा, 200 centimeter cube of an solution of an aqueous solution of a protein contains 1.26 ग्राम of protein। मतलब कि इसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन है, ऐसे लिख लेते हैं ना, लिखते चलते सॉल्यूशन। गिवन वैल्यूज क्या है, वेट ऑफ प्रोटीन, वेट ऑफ प्रोटीन मतलब हम इसको क्या बोल सकते, सॉलिड बोल सकते हैं, तो इसको WB लिख लेते हैं बेटा। WB is equal to 1.26 gram. Okay. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin। अच्छा टेम्परेचर भी दे रखा है इसमें, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया था तो रूम टेम्परेचर लिया, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है 300 Kelvin। Is found to be, okay, osmotic pressure भी दिया, osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be, तो osmotic pressure दिया है पाई, है ना। टेम्परेचर किसे डिनोट करते हैं, टी से। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे डिनोट करते हैं, पाई से। पाई दिया है, कितना दिया है, 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है। बार में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस। एटीएम में दिया, बार में दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा, ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन, वेरी गुड, ओके। एम बी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, आप पूरा लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, मतलब एमबी आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा टाइप का डेरिवेशन जो मैं इसी में कराया था, बहुत आसान है। अगर आपको वो डायरेक्ट याद ना हो तो यहां से भी कर सकते हो, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी, है ना, आर टी, यहीं से आप डराइव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एन क्या है, डब्ल्यू बी बाय एम बी, नंबर ऑफ मोल, और ये हो जाएगा बेटा आर इंटू टी, और ये वी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एम बी डिवाइडेड बाई वी रहेगा, ये ऊपर जाएगा 1 बाई वी बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई वी, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, पाई। अब ये एमबी को इधर ले जाते हैं, चलो यहीं पर डराइव हो गया, देखो। तो अगर भूल भी जाते हो, डेरिवेशन आपको याद है, तो ये बेनिफिट होगा। तो आपको अगर कोई एक इक्वेशन भी याद है तो उससे आप दूसरे इक्वेशन को डायरेक्टली बना सकते हो। तो एकदम से आपको फॉर्मूला हमेशा एकदम रट्टा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंटू आर टी बाय वी, इसलिए कॉन्सेप्ट पे चलना है, हाँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, एकदम याद करने के बजाय। एम भी हमको कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू भी दिया है, क्या डब्ल्यू भी गिवन है, कितना है 1.26 ग्राम, ओके, डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा इसमें हमने एक चीज नहीं लिखा शायद, चलो आते हैं, अभी बताता हूँ। पाई, पाई कितना दिया है, ये 2.57 इंटू 2.57 इंटू 10⁻³ ओके। आर की वैल्यू क्या होती है बताया था मैंने, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। कोई दिक्कत नहीं है, एटीएम हो बार हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना है। टेम्परेचर कितना बेटा, 300 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम एक्चुअली मैं यहाँ पर लिखने भूल गया, देखो वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूबिक। इसका मतलब क्या होता है, 200 सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब कि इसका वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूबिक को आप बोल सकते हो 200 ml। और ml को जब आप लीटर में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1000 से, डिवाइडेड बाय 1000, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 0.2 लीटर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 लीटर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बेटा, मैं इसको पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा, पहले क्वेश्चन में नहीं किया था, 60.38 ग्राम पर मोल आएगा। आप प्लीज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन।
तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोसिस का, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, उसके एडवांटेजेस बर्कले हार्टले मेथड से कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो, जितनी चीजें मैंने आज आपको बताया, तो इन सब चीजों को समझते हुए आप आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बात ठीक है कि अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डेरिवेशन भी यहाँ डराइव कर सकते हो, वांट ऑफ इक्वेशन और गैल्यूसेक्स लॉ, ये दो लॉ को यूज करते हुए। इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा करके रखने में यही ज्यादा बेनिफिट होता है। और रीजनिंग क्वेश्चन अगर आ गए तो भी आप असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन तो आसानी से आप उसको नहीं बना पाते। इसलिए आप पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं ये सोच करके सिर्फ फॉर्मूला लर्न मत कीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। बहुत आसान है, नोट बनाते चलिए। अगर नोट नहीं बनाया हो तो फिर से एक बार प्ले करके सारे नोट्स बना लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सीबीएसई के लिए भी, जेईई नीट के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ये हमारा इसके बाद वांट ऑफ इक्वेशन एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो जितना जल्दी हो सके मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर अपलोड हो जाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।